दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रवि भूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज या अद्यतन कुंज न्यूज़पेपर फेसबुक पेज। दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, उपन्यासकार, साहित्यकार कमलेश पुण्यार्क जी। तो आज हम समाज में पलते पनपते फलते फूलते अपराध और भ्रष्टाचार के विषय में इनसे चर्चा करेंगे, जिससे व्यंग्यात्मक रूप में कई पुस्तकों में इन्होंने समाज के कुरीतियों, अपराध और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। तो आइए पहला सवाल हम पूछते हैं कमलेश पुण्यार्क जी से। सर, समाज में पलते पनपते बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध में आम जनता की क्या भूमिका है और सामाजिक संगठनों का इसमें क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? धन्यवाद रवि जी। सवाल बहुत ही समीचीन, और जैसा कि आपका बैनर ही है, कार्यालय का नाम ही है, अद्यतन शब्द इसमें लगा हुआ है। तो अद्यतन का माने होता है ऑलवेज अपडेट, या कहिए कि ऑलवेज अपडेट से भी अधिक मूल्यवान होगा इसके लिए ऑटो अपडेट। ऑलवेज का मीन्स हो गया कि हमको करना पड़ेगा, ऑटो का मतलब कि ऑटो। तो ये आपका ये जो अद्यतन कुंज है, अद्यतन कार्यक्रम है, जो भी इसका आप जो करते हो, ये बिल्कुल उसी तरह से आपका यह जो प्रश्न है, ये एकदम अपडेट प्रश्न है। और आपकी जिज्ञासा जो है कि समाज में बढ़ते पनपते जो अपराध हैं, इसमें आम नागरिक की, आम जनता की, नागरिक हम बाद में ये जोड़ेंगे, जानबूझ के हम वापस ले रहे हैं अभी नागरिक शब्द को, जनता कहना ज़्यादा अच्छा है, कि आम जनता की क्या भूमिका हो सकती है, क्या उसका कर्तव्य हो सकता है, क्या उसका दायित्व हो सकता है। अब हम नागरिक शब्द को अब यहाँ ला करके कहें कि नागरिक, हम क्यों नागरिक को वापस किए? आम व्यक्ति वो एक रोबोट की तरह है। आम व्यक्ति है वो जस्ट लाइक रोबोट, वो घूम रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, समाज में वो है, लेकिन वो रोबोट की तरह है, वो नागरिक हुआ ही नहीं है। इसलिए पहले मैं नागरिक कह करके नागरिक शब्द को फिर वापस लिया। नागरिकता क्या होती है, नागरिकता का बोध ही नहीं है उसे। और सच्चाई ये है, कटु सत्य ये है कि जिस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को नागरिकता का बोध हो जाएगा, उस दिन ये सारी समस्याओं का 90% स्वतः हल हो जाएगा। हम नागरिक नहीं है, नागरिक को अपना कर्तव्य बोध नहीं है, तो नेता और प्रशासन और ये वो तो फिर निश्चय उसको ही पता है कि भाई नागरिक नहीं है, वो तो जनता है। तो जनता को उल्लू बनाना तो बहुत आसान है। वो तो एक कप चाय पर और पौवा, एगो पौवा के पाउच पर बिकने वाली जनता है। वो तो वोट दे ही देगी, 5 साल के लिए अपना अंगूठा कटा देगी, बात खत्म हो गई। नागरिक जिस दिन हो जाएगा भारत का, हर जो जिसको वोट देने का अधिकार है, 18 साल के बाद जो हमारा वोटर आईडी बन रहा है, तो इसके बाद तो नागरिक हो जाएगा। और नागरिक के कर्तव्य और अधिकार दोनों को वो ठीक ठीक से समझ लेगा, तो उस दिन तो मुश्किल हो जाएगा। अब आपका मुख्य बात है कि अपराध में क्या इसकी भूमिका हो सकती है। समस्या, सबसे पहली समस्या यह है कि नागरिक हुआ नहीं है कोई, और इस नागरिकता मेरे पास, या वाकई जो नैतिकता की दृष्टि से नागरिकता की जो कसौटी होनी चाहिए जो है, उस कसौटी पर अगर हम कसने चलेंगे तो अभी एक क्या बोलते हैं, 1,35,00,000, कभी अलग अलग डाटा मिलते रहते हैं, हम 1,35,00,000 की ही बात कर रहे हैं। इतने में या उसमें जितने भी परसेंट अभी वोटर्स के हों, उसमें नागरिक के बोध वाले 1% नहीं, 1000 में एक भी शायद मिले तो बहुत बड़ी बात है। और भी संख्या कम होगी, लाख में एक आध कोई नागरिक की शब्द को समझने वाले होंगे, और फिर उसका समय पालन करने वाले लोग मिलेंगे। आपकी ये जो समस्याएं जो है, हमको इच्छा है, अभी हम जा रहे हैं, अब मेरे सामने हमने देखा कि हाँ एक गुंडा जो है सो रास्ता चलते किसी लड़की को छेड़ रहा है,
हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे नागरिकता का बोध नहीं है। मैं नागरिक के कर्तव्य को नहीं समझता हूँ कि मेरा क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, इसलिए हम चुप निकल जाते हैं, उधर देखेंगे भी नहीं। आज देखेंगे फिर तो मेरा हमारा आज जो देख रहा है, चूंकि नागरिकता का बोध नहीं है, सारी बीमारी का जड़ यह है कि नागरिकता का बोध नहीं है जनता में। जनता है वो, तो वो क्या करेगा, पहले तो मोबाइल से फोटो निकालेगा जेब से और बैठ करके आराम से वो लूट रहा है, किसी महिला का इज्जत लूट रहा है, किसी के गर्दन पर चाकू चल रहा है, लेकिन वो बगल से खड़ा होकर तो वीडियोग्राफी कर रहा है। कितनी बड़ी ये मतलब कि मूर्खता है, अनैतिकता है, अमानवता है। मुझे समय याद नहीं है, लेकिन अब से करीब 8-10 साल पहले की घटना जरूर रही होगी। वो दृश्य अफ्रीका का था। एक फोटो को उस हर वर्ष फोटो का चुनाव होता है, जैसे ब्यूटी क्वीन का चुनाव होता है, उससे फोटो चुने जाते हैं कि इस वर्ष का सबसे बढ़िया फोटोग्राफ क्या आया। वो फोटोग्राफ क्या था, अकाल भूखमरी से पीड़ित एक छोटा सा बच्चा है, 1-1.5 साल का रहा होगा। वो बच्चा अंतिम सांस से गिन रहा है और उसके बगल में एक गिद्ध बैठा हुआ है। गिद्ध इंतजार कर रहा है। गिद्ध का नेचर ये होता है तो जिंदा मांस गिद्ध नहीं खाता है, और ठीक इसका उल्टा होता है। सिंह जो है वो जिंदा मांस ही खाता है, मरा मांस नहीं खाता है। सिंह और गिद्ध में यही फर्क है। लेकिन इंसान जो है वो सिंह भी है और गिद्ध भी है, मौके की तलाश उसको चाहिए। अगर सिंह बनने की गुंजाइश है तो सिंह बन करके वो गटक जाएगा, गिद्ध बनने की गुंजाइश है तो गिद्ध बनने के बिना। तो वो कैमरा क्लिक जो किया गया और क्वेश्चन लगाया किसी समझदार व्यक्ति ने, क्योंकि उस वर्ष का वो हायर मार्क उसको मिला था उस फोटो को, कि इस तस्वीर में कितने गिद्ध हैं। गिद्ध एक ही दिख रहा है। स्वाभाविक है कि जवाब तो आती, अरे भाई एक गिद्ध दिख रहा है फोटो में, तो अब कितने गिद्ध तुम कहाँ खोज रहे हो। और बाद में इसका संपादक ने विश्लेषण किया है। इसको मैंने सुधीर चौधरी के शब्दों में सुना था। वो तस्वीर अभी भी याद कर रहे हैं तो मेरे आंखों के सामने वो दिन ताजा हो जाता है। कह रहा है कि उस गिने गिने लोगों ने कहा कि उस तस्वीर में 2 गिद्ध है। आदमी, अरे भाई गिद्ध तो एक है, दूसरा तो बच्चा है, वो तो गिद्ध नहीं, वो तो मर रहा है। अरे दूसरा गिद्ध वो गधा है जो फोटो शूट कर रहा है और जिसको अभी इनाम दिया जा रहा है। आज हम वही कर रहे हैं, आम आदमी, आम जनता वही कर रही है। वो फोटो शूट कर रहा है, वो बलात्कार होने दे रहा है, मर्डर होने दे रहा है, चोरी होने दे रहा है। तो अधिकांश तो इस मानसिकता वाली जनता है हमारी। थोड़े से जो जागरूक समझने कहे जाने वाली जो जनता है, वो सोचेगी कि हाँ ये तो कर्तव्य, वो घृणा चाहेगा, तुरंत उसको याद आएगा इसको हम पकड़ेंगे या इसके साथ हम कुछ भी करें, या कुछ नहीं, हम बलपूर्वक इसको हम पकड़ करके हम आसपास के हम थाना को हम के बाद सुपुर्द करेंगे। थाना क्या करेगी? थाना सबसे पहले तो मेरा नाम दर्ज होगा, हम एक साक्ष्य बनेंगे, कानून की नज़रों में हम साक्ष्य बनेंगे। 90% उम्मीद है कि टरका दिए जाए हम, हाँ जाइए जाइए, या फिर हम एक साक्ष्य के रूप में शामिल होंगे। पता नहीं FIR लॉज हो कि नहीं हो, ये सभी बातें हैं, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। FIR भी लॉज हो जाए अगर शरीफ रहे दरोगा जी, तो मुझे एक साक्ष्य में डाल दिया जाएगा। और फिर भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर साक्षी का क्या हश्र होता है, इससे भी जनता, और आप तो संपादक हैं, आप अधिक अवगत होंगे कि क्या हश्र होता है। एक दौड़िए, कितने दिन केस लटकेगा, कब इसका फैसला होगा। तो ये मन उसके भय में, ये सारी समस्याएं क्षण भर में रील उसके दिमाग में घूम जाएंगी। इच्छा हुई कि हम इसको रोकें, सामना करें, लेकिन ये रील घूम जाएगा। अगर मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी है, या कुछ नहीं है तो भी एकदम कोई फटीचर आदमी है, वो भी थोड़ी देर के लिए सोचेगा कि कुछ नहीं है, मेरा अपना जान तो है ना।
ये तो 2 दिन के बाद कोई बड़ी या तो ये FIR या लिखने में नोट करने से क्या होता है। 2 दिन के बाद इसके गुंडे के परिजन आएंगे, 1000-10,000 देंगे दरोगा जी को, जेब गरम उनका होगा, ये केस रफा दफा हो जाएगा। पहला मामला तो ये होगा। दूसरा उससे भी बड़ी बात होगी कि 4 दिन के बाद इसको जमानत मिल जाएगा, बढ़िया वकील साहब खड़ा हो जाएंगे सूट बूट काला कोट पहन करके, जैसे उनका आवरण काला, जैसा उनका परिधान काला, वैसे उनका विचार भी काला। वो थोड़ी उनको उनके दिमाग में, उनको अपने फीस से मतलब है। उनको उनके नज़र में ये नहीं है कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई है, एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है, किसी का अपहरण हुआ है, उनको वकील साहब कोई से मतलब नहीं है, उनको अपने फीस से मतलब है। वो ये नहीं सोचने जा रहे हैं कि हम एक अपराधी की रक्षा कर रहे हैं। अरे डूब मरो ना, तुम अपराधी का केस लड़ रहे हो। थोड़ा इसको हम पूरा करके फिर आपके कुछ प्रश्न का इंतजार करेंगे तो ये सवाल उठेगा, और इसके बाद चट से उसको जमानत मिल जाएगी। और जैसे ही वो जेल से छूटेगा, इसके बाद सबसे पहला उसका काम होगा, मेरा पता खोजते हुए मेरे घर तक पहुंचेगा। हमारे परिवार, हमारे घर या हमारा शरीर ही अकेला ही है, तो हमारे ऊपर हमारी परेशानी को वो बढ़ाएगा, वो तो छूट जाएगा। तो इस तरह से अगले उस गुंडे से, और आमतौर पर सड़कों पर या कहीं भी सड़क पर होगी, शहर में हो, अपराध करता कौन है? वो परमानेंट पोस्टेड हैं, हर चौराहे के गुंडे पोस्टेड हैं, और वो सारे दरोगा जी के लिस्ट में ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। इस पर हमें आगे एक और टिप्पणी करेंगे कि हमारी व्यवस्था कैसी है। तो कहने का मतलब कि कुल मिलाकर के हमारी कानून व्यवस्था का लचर पचर होना, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का लचर पचर होना, और हमारे संवैधानिक व्यवस्था का लचर पचर होना, हमारी न्याय व्यवस्था का लचर पचर होना, और नागरिक जनता को नागरिकता का कर्तव्य का बोध न होना ही मुख्य कारण है। इन सारी चीज़ों में अगर हम परिष्कार कर लेते हैं, चाहे जिस विधि से हो, सुधार कर लेते हैं, समस्या तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये बात कहना चाहते हैं। ऐसे परिस्थिति में सामाजिक संगठनों का क्या उत्तरदायित्व? हाँ, अब आई मुद्दे की पते की बात हुई कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हमें बहुत इच्छा है कि हम राष्ट्र की सेवा करें, हमें बहुत इच्छा है कि हम समाज की सेवा करें, लेकिन हम यहीं पर कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। लेकिन यही काम 10 मिल करके अगर करते हैं तो उसको बल मिलेगा। अब वैसे भी सिद्धांत की बात है ना, आप अकेले अगर कोई अपराध कर देते हैं, आप अपराधी खट से घोषित हो जाएंगे, लेकिन 10-50 मिल के जब मॉब लिंचिंग का मामला आता है तो उसको तो मॉब लिंचिंग कहा जाता है। कहाँ वो अपराध भरसक, तो वो ऐसे ही निकल जाता है मामला। छात्र संगठन है, कोई जो जाते हैं ट्रेन बस में आग लगा देते हैं, कहीं बमबारी कर देते हैं, कुछ भी कर, उसमें कितने केस चलते हैं और कितने क्या होते हैं। तो इसी तरह से अगर सामाजिक संगठन कोई बना करके, कुछ नहीं, अपराध नियंत्रण संगठन, युवा मंच या कुछ भी, आप 50 तरह का नाम, बहुत पूछिया नाम आप रख करके इस तरह से संगठन चला करके, तो उसकी एक ताकत होगी। संगठन बनाइए, बाकायदा रजिस्ट्रेशन जो कायदा कानून है उसके तहत बनाइए, और उसके तहत ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से। फिर वही बात आ जाएगी कि फिर वही डरने, और ये नहीं कि किसी गुंडे का बाप आया कि बेटवा का मैं छोड़ दूँ ना, 1 लाख हम दे रहे हैं आपको, 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो वो नहीं। संगठन का जो प्रधान हो या संगठन का जो संचालक हो, फिर वही काम। तब तो फिर पुलिस और आप संगठन में फर्क क्या पड़ा? तो संगठन का दायित्व, अगर संगठन दायित्व पूर्ण निर्वहन करे, अपना कर्तव्य का दायित्व को समझ के, तो फिर समस्या का धीरे धीरे निकलेगा। वो इसके पहले में जो रास्ता सुझाया वो तो बहुत सबसे सुंदर रास्ता होगा, लेकिन ये भी रास्ता उससे जरा भी कम नहीं होगा। वो संगठन ही प्रेशर बनाएगा, दबाव बनाएगा सरकार को कि ये होना चाहिए, और सरकार को भी झक मार करके करना पड़ेगा। और आप शासन सत्ता में बैठे लोगों के लिए कोई संदेश, कोई सुविचार, जिससे कि समाज में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है? तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अपना कर्तव्य बोध समझे, दरोगा जी अपने वर्दी के कर्तव्य को समझे, नेताजी अपनी वर्दी को जो शपथ लिए हैं संविधान का शपथ लेकर के,
मीठा शपथ, संविधान का शपथ जो है वो कोई जलेबी नहीं है, रसगुल्ला नहीं है कि गटक गए और फिर 5 साल के लिए आप संसद की कुर्सी तोड़ रहे हैं और जनता की गाढ़ी कमाई से, टैक्स के पैसे से आप ऐशो आराम कर रहे हैं, अय्याशी में आप 5 साल बिता दे रहे हैं। अपने कर्तव्य बोध नेताजी को भी हो और यहाँ प्रसाद नेताजी के नाते वो विधायक को भी हो, माने विधान है कि हम सब भी प्रयास कर रहे हैं दोनों के लिए, विधान बनाने वाले को भी बस इस बात का बोध हो और विधान का पालन करवाने वाले प्रशासन को भी इन बातों का बोध हो। जन जागरूकता अभियान भ्रष्टाचार, कुरीति, अपराध ये सब के रोकथाम में कितना कारगर हो सकता है? जन जागरण, जन जागरूकता, वही तो जन जागरूक, मैं तो इसका जवाब पहले ही दे दिया जी। आपने शायद मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैं पहले ही जवाब दे चुका कि जनता जिस दिन नागरिक हो जाए, जनता जिस दिन अपना कर्तव्य, अपना सब उदाहरण नहीं दे रहा, बड़ा मजेदार बातें हो गई। हम डीएम साहब के यहाँ मान लीजिए कि हम भेंट करने गए, हम एसपी साहब के यहाँ गए हैं। यस जी सर, व्हाट जी सर, वो डीएम कौन है, वो एसपी कौन है, वो कमिश्नर कौन है? हम मालिक हैं, हम जनता हैं, वो नौकर है मेरा। डीएम हमारे नौकर हैं, एसपी हमारे नौकर हैं, हम उसको सलामी दागेंगे? वो खड़ा होकर के, जनता अगर कार्यालय में पहुंची है तो डीएम का कर्तव्य है कि कुर्सी पर खड़ा हो और प्रणाम करो, कहिए सर आपका क्या। सर तो वो कहेगा हम सर कर रहे हैं, ये तो अंग्रेजों की गुलामी का दुम आज भी हम हिला रहे हैं। ये अंतिम सवाल है, अभी बैठते नहीं हैं, कुर्सी की व्यवस्था नहीं है कि जनता के लिए, ठीक वही कहीं किसी कवि की उक्ति है कि सिंहासन खाली करो जनता आ रही है करके कुछ है ना, बैठने की व्यवस्था नहीं है। अगर हम डीएम साहब के यहाँ एसपी से हम जाए तो बैठ नहीं सकती है आम जनता, हिम्मत नहीं है। हाँ, लोगों से जानकारी मिली कि आप पहले प्रशासनिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे। हाँ, करीब 15 साल पहले। और उस वक्त आपका क्या उत्तरदायित्व था इस क्षेत्र में, और अभी दोबारा अगर इस विषय पे आपको मौका मिले तो क्या आप जानना चाहेंगे? उस समय मुख्य रूप से मैं गया शहर में, आज से 25 साल पहले मैं आया और अपना हाथ पांव पसारने लगा। उस समय मेरा मुख्य कार्य होता था योग और एक्यूप्रेशर चिकित्सा को लेकर के हम यहाँ शिविर लगाते थे छोटे बड़े। लेकिन बाद में कुछ भाई बड़े बड़े कंपटीटर आ गए तो हम सरेंडर हो कर लिए अपनी बात को। तो उसी क्रम में यहाँ के एक पदाधिकारी थे उस समय, लीलाकांत झा जी। हम 95 से, सन 1995 से हम गया में आना जाना, डेगा डेगी जिसको कहते हैं मगही भाषा में, हम शुरू किए। तो उस समय लीलाकांत झा जी से हमारा संपर्क हुआ, उनको हमने बुलाया अपने एक शिविर के उद्घाटन के लिए। उसी क्रम में उनसे परिचय हुआ, और परिचय हुआ तो वो फिर लोगों के बीच में, चूंकि वो यहाँ के वो उस समय वो जनसंपर्क पदाधिकारी गया थे, धीरे धीरे उन्हीं के माध्यम से उस समय के डीएम, उस समय के एसपी, कमिश्नर और क्या कहते हैं डीआईजी वगैरह से मैंने संपर्क हुआ, और लंबे समय तक उस प्रशासनिक क्षेत्र में मेरा आना जाना नियमित हुआ। और सबसे तो मज़ेदार है कि क्या कहते हैं उस समय मीणा साहब थे, अमृतलाल मीणा डीएम थे उस समय। पति पत्नी सुबह 6:30 बजे बैठ जाते थे, गाड़ी उनकी आती थी, हम उनके यहाँ जाते थे और 1 घंटे का कार्यक्रम रहता था। वो योग और एक्यूप्रेशर वगैरह अपनी व्यक्तिगत चीज़ें, कुछ समस्याओं को लेकर के उनको हम प्रशिक्षण देते थे, और ये कार्यक्रम लगातार 1.5 महीने तक चला था। तो अब की बात, आपका जो प्रश्न है, तो उस समय मेरा विषय यही था। हाँ, इस बीच में कुछ और बातें निकल गई, और ज़्यादातर जो भी लोग माने प्रशासनिक में जब कभी भी मुझे बुलावा आया कि आज आइए गुरु जी को बुला के ले आइए, तो जाए तो मुख्य विषय से संबंधित है, क्योंकि हमको बुलाया ही गया था जो एक्यूप्रेशर के लिए या योग की शिक्षा के लिए। हाँ, उस बीच में चूंकि हमारा दूसरा काम साइड में है ज्योतिष और वास्तु का, तो कभी चर्चा निकल गई, जरा सा ये कुंडली, जरा ये चीज़ें, बस इससे अधिक की कोई बात ही नहीं।
और बाद में जैसे ही वो बैच बदला, अरे 3 से 4 साल के बाद तो कोई भी प्रशासनिक बने, तो बाद के लोग जो आए वो एक बैच चला गया, फिर बाद के बीच में हम गए, 1-2 बार बुलावा तो आया पुराने गुरुजी को, लेकिन गुरुजी को पुराना वाला चेहरा नहीं मिला जो तन्मयता पूर्वक अमृतलाल मीणा जैसा बैठ करके 1 घंटा शांति पूर्वक मेरी बातों को सुनने वाला, वो फिर प्रशासनिक पदाधिकारी मुझे नहीं मिला। और फिर हमने जाना पड़ा, अरे 2 बुलाहट आए भी हम सीधे लौटा दिए, नहीं भाई फुर्सत नहीं, हम नहीं जा सकते। तो अब अगर पुनः मौका मिलता है इस तरह से, जी तो फिर हम उसी हिसाब से, अब इस तरह से इन बातों की जा सकती है उनसे, मैं जो भी उनके पास, जैसे अभी एक संपादक के सामने बैठ करके बातें कर रहे थे, तो उनके सवाल हो गए, मेरे सवाल हो गए, आप प्रत्युत्तर हो। दर्शकों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप सबों के बीच अगले समस्या और समाधान को लेकर हम शामिल होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर कमेंट करना न भूलें, ताकि हमें आपका विचार हम तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।